हम दो बहन भाई थे। मयंक भाई मुझसे 4 साल बड़े थे। माँ बाप ने हमारी परवरिश बहुत अच्छे से की थी ताकि पढ़ाई में कोई कम ना रहे। हम सब की बहुत अच्छी आदत थी, लेकिन बाबा की सैलरी काफी कम होने की वजह से मैं मैट्रिक से आगे ना पढ़ सकी। उन दिनों माँ बहुत बीमार थी और बाबा की सारी सैलरी तकरीबन उनके इलाज मालजे पर ही खर्च हो जाती थी। भाई मयंक काम ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको कहीं अच्छी नौकरी ना मिली। हमारे घर के बराबर में एक कोठी थी जो काफी समय से खाली पड़ी थी। कोठी के मालिक और उनकी फैमिली कनाडा शिफ्ट हो चुके थे। वो कभी कभी आते थे, इसी वजह से उनका घर नहीं बिकता था। जब मालिक ही मौजूद ना हो तो मकान कैसे बिकेगा भला। उस कोठी की चार दीवारी बहुत नीची थी, खास तौर पर वो दीवार जो हमारे और उनके घर के बीच थी। कोठी के ठीक सामने एक छोटा सा बगीचा भी था जिसमें फूल पौधे, आम और जामुन के कुछ पेड़ थे। जब जब उन पेड़ों पर फल आते तो हम दीवार से कूदकर उधर चले जाते और कच्चे आम और जामुन खूब मजे से खाते थे। सुरेश साहब, जिनकी एक कोठी थी, बहुत सालों तक पड़ोसी रहे थे। पहले उनका मकान छोटा सा था। जब उन्हें रहते रहते कुछ वक्त गुजर गया तो पुराना घर तोड़कर दूसरी कोठी बना ली। कुछ साल उसमें रहे और फिर कनाडा चले गए। उनको वहां शिफ्ट हुए 9 साल बीत चुके थे और तब से कोठी कभी कभार ही खुलती थी। बाबा जी एक पड़ोसी के नाते सुरेश अंकल की इस जायदाद की देखभाल कर लिया करते थे। ऊपर वाले ने पड़ोसियों को तरक्की दी, वो दौलत के मामले में खुशहाल होते गए। हमारा घर छोटा सा बना हुआ था, आसपास बंगले और कोठियां बनती गई। देखते ही देखते ये बेहतरीन इलाका बन गया। खैर, एक दिन सुरेश साहब अपनी कोठी बेचने में कामयाब हो गए और ये वीरान घर फिर से आबाद हो गया। उसमें जो लोग आए वो बेहद शांत माहौल को पसंद करने वाले और शरीफ इंसान थे और बहुत अमीर भी थे, मगर घमंड नाम को भी न था। उन्होंने काफी रुपया खर्च करके इस कोठी को नया और खूबसूरत बनवाया और महंगे फर्नीचर से सजा लिया। नए पड़ोसियों ने मुलाकात में पहल की और एक दिन वो माँ बेटी हमसे मिलने आ गई, जबकि हमारे घर में गुर्बत का राज था। लेकिन वो बहुत अच्छे लोग थे, पड़ोसी की अहमियत को अच्छी तरह से जानते थे। माँ के साथ उन्होंने घुल मिलकर बातें की। नई पड़ोसन ने अपने पति का नाम दिनेश और बेटी का नाम मोनिका बताया। मोनिका उनके साथ ही थी और मुझसे 4-5 साल बड़ी लग रही थी। वो मुझसे अपनों की तरह बातें करने लगी। हमारी उनसे ये पहली मुलाकात थी। उन्होंने घर आने को भी कहा। यूं उनकी हैसियत की वजह से जो झिझक महसूस हो रही थी वो ना रही। हमारे घर का टीवी पुराना था, खराब हुआ तो दोबारा ना ले सके। अब मैं टीवी देखने उनके घर चली जाती थी। एक दिन बातों बातों में आंटी ने कह दिया कि उन्हें अपने बगीचे की देखभाल के लिए किसी माली की जरूरत है, लेकिन चाहती है कि कोई भरोसे लायक आदमी हो। उनके पति काम के सिलसिले में दूसरे शहर चले जाते हैं तो माँ बेटी अकेली रह जाती है। इसलिए वो किसी भरोसेदार नौकर को बगीचे के लिए रखना चाहती थी, जो घर के अंदर भी आए तो किसी किस्म का कोई खतरा ना हो। ये इलाका और मोहल्ला उनके लिए बिल्कुल ही नया और अजनबी था और वो किसी को न जानते थे। काम वाली बाई के लिए भी उन्होंने माँ से ही कहा कि अगर आपकी भरोसे वाली कोई औरत हो तो ही भेजे। बार बार जब माली और नौकरानी के लिए बाबा जी से कहा तो बाबा ने कह दिया, जब तक कोई भरोसे के लायक नौकर आपको नहीं मिल जाता तब तक मयंक को बुलवा लिया करे। मेरे बेटे को अपना बेटा समझे। मैंने इसकी अच्छी परवरिश की है, आपको इससे कोई शिकायत नहीं होगी। ये वैसे ही काम कर दिया करेगा। ये तो कहने की बात थी, दरअसल उन दिनों हमको रुपयों पैसों की बहुत जरूरत थी। मयंक की कहीं नौकरी ना लगती थी क्योंकि वो बस मैट्रिक पास था और ये अपने नौकर को 10,000 सैलरी देने पर तैयार थे। उस वक्त हमारे लिए 10,000 बहुत थे। बाबा जी ने मयंक को समझा दिया कि सैलरी को हरगिज ना लेना, वो खुद जिद करके दे तो ले लेना और उस घर को अपना घर और उनकी इज्जत को अपनी इज्जत समझना और कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। क्योंकि मैंने उनको ये कहा है कि आपकी तकलीफ दूर करने को मेरा बेटा हाजिर है, इतने दिन आपकी मदद करेगा। जब तक आपको मालिया नौकर वगैरह नहीं मिल जाता, ये रोज आपके घर आकर आपके काम कर दिया करेगा। बाबा की बात मयंक भाई को अच्छी तरह समझ आ गई। यूं तो वो बेहद शरीफ लड़का था, सिगरेट पीता और ना फिल्म देखने की उसे लत थी। वो कोई नशा भी ना करता था, सीधा साधा था, कभी उसने किसी लड़की को गलत नजरों से नहीं देखा था। माँ जो काम कहती घर के सारे काम कर देता। माँ बाप को मयंक से अच्छी उम्मीदें थी। मयंक भाई आंटी के काम करने लगा। बगीचे की देखभाल और सौदे सामान के अलावा जो औरतों के बस की नहीं होते, जैसे कि केबल लगवाना, इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर कोई काम करवाना वगैरह वगैरह।
वो मयंक को अपने बेटे जैसा समझती थी। वो घर के अंदर बाहर भी आ जा सकता था और मैं रोज आंटी के घर टीवी देखने जाती तो वो लोग मेरी भी खूब सेवा करते। दुनिया में ऐसे लोग कम ही होते हैं। एक रोज रात को मेरी आंख खुली, प्यास लगी थी। पानी पीने को उठी तो देखा भाई की चारपाई खाली पड़ी थी। दीवार के उधर किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी मुझे शक हुआ और मैंने अपने घर की सीढ़ियों पर चढ़कर मोनिका के घर में झांका। हमारी सीढ़ियों से उनके घर का बगीचा नजर आता था। चांदनी रात थी। चांद की रोशनी में मैंने अपने भाई को मोनिका के बहुत करीब पाया। दोनों एक दूसरे के कानों में बातें कर रहे थे। दिल धक से रह गया। डरी डरी सीढ़ियों से नीचे उतरी और चारपाई पर लेट गई। सोचने लगी, अगर बाबा की आंख खुल जाए और वो उनको यूं रात गए बातें करते देख ले या फिर आंटी ही देख ले तो हमारा क्या भरम रह जाएगा। मुझे नींद ना आई। तकरीबन 1 घंटे बाद मेरा भाई दीवार कूदकर सीढ़ियों पर आया और दबे कदमों आकर अपनी चारपाई पर लेट गया। मेरी सांस रुकी हुई थी, जैसे सांप सूंघ गया हो। बहुत प्यास लगी हुई थी मगर पानी पीना भूल गई थी। सुबह अपने मासूम सूरत भाई को रोजाना की तरह नॉर्मल अंदाज से बातचीत करते पाया तो रात के किस्से को एक ख्वाब समझकर भुला दिया। इस बारे में किसी से बात ना कर सकती थी। माँ, बाबा, यहाँ तक कि मयंक भाई से भी नहीं। होंठ सीली। भगवान मेरे भाई पर रहम करे। उसे कैसे मना करूं, शर्म आती थी। सोचा जो होगा देखा जाएगा। कुछ दिन बाद एक रात जब हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सब घर वाले अंदर थे, मैंने देखा कि मयंक और मोनिका दीवार के पास खड़े एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मुझे देखकर भाई इधर आ गए और वो उधर चली गई। भाई ने कहा, बहन प्लीज इस बात का किसी को भी ना बताना, क्योंकि मोनिका मुझसे प्यार से बात करती, खिलाती पिलाती, इज्जत देती, इसलिए मैंने किसी से ना कहा। उसके बाद वो वहां मिलते या छुप कर बातें करते मुझे नहीं पता। फिर बात उस हद तक पहुंच गई कि जब बात छुप नहीं सकती थी तो तब मोनिका ने सारी बात अपनी माँ को बता दी और कहा कि मयंक से मेरी जल्द से जल्द शादी करवा दे, वरना आपकी इज्जत दांव पर लगी है। उन्हीं दिनों मोनिका के बाबा अपने काम से फ्री होकर आ गए। आंटी ने इस बात को पता नहीं अपने पति को बताई भी या नहीं, क्योंकि मोनिका की मंगनी बचपन में उसके बाबा के दोस्त के बेटे से हो चुकी थी। उन्होंने जल्दी से घर बेच दिया और अपनी लड़की को लेकर दिल्ली चले गए। किसी बात के खुलने से पहले ही उन्होंने मोनिका की शादी उसके मंगेतर से कर दी। हमारे बाबा तक के पास इस बात का जिक्र तक नहीं किया और ना ही बेटी की शादी में हमें बुलाया। यूं हमसे उनकी बातचीत हमेशा के लिए खत्म हो गई। उनके जाने के बाद मयंक भाई काफी महीने गुमसुम और गमजदा रहे। उन्होंने कई दिन कुछ खाना खाया न पिया, मुर्दा सा पड़ा रहता था। वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरते देर नहीं लगती। कुछ सालों बाद माँ की मृत्यु हो गई। बाबा रेलवे से रिटायर हो गए तो उनकी जगह मयंक भाई को नौकरी मिल गई, लेकिन भाई का ट्रांसफर दिल्ली में शादरा रेलवे स्टेशन पर हो गया और यूं हम सब भी दिल्ली में आ गए। और फिर वही मेरी मौसी जी ने अपनी किसी जानने वाली से मेरे भाई की शादी करवा दी। एक दिन मैं मौसी जी के साथ बाजार गई। बताती चलूं, हमारी मौसी पहले से ही दिल्ली में रहती थी। हम एक दुकान में शॉपिंग कर रहे थे कि अचानक वहां मोनिका आ गई। उसके 2 बच्चे भी थे। मुझे देखकर उसकी आंखें चमक उठी, गले मिली और फिर एक तरफ ले गई। बोली, तुम्हारे माँ बाबा कैसे हैं और मयंक का क्या हाल है? मैंने बताया कि माँ का स्वर्गवास हो गया है और मयंक भाई का ट्रांसफर होने की वजह से अब हम सब यहीं पर रहते हैं। उसने और ज्यादा सवाल जवाब न करते हुए मुझे जल्दी से कहा, अच्छा एक बात कहनी है, जल्दी से सुन लो। मेरा पति सामने की दुकान में अपने लिए कुछ शॉपिंग कर रहा है और मैं इधर बच्चों के कपड़े लेने आई थी। देखो ये मेरा बेटा है मोहित, तुम लोगों की अमानत है। तुम इसे ले जाओ और मयंक को कहना इसे उस ईश्वर का तोहफा समझकर रख ले। मैं अपने पति से कह दूंगी कि वो बाजार में कहीं खो गया है। मैंने इनकार कर दिया और बताया कि मयंक भाई के बाबा ने शादी कर दी है। 5 साल हो चुके हैं लेकिन उनकी औलाद नहीं है। कहने लगी, फिर तो और अच्छा है, मोहित के रूप में उसे औलाद मिल जाएगी। इतने में मौसी ने अपनी शॉपिंग भी कर ली और वो अब मेरी तरफ आ रही थी। मैंने मोहित का हाथ थामने से इनकार कर दिया तो मोनिका ने कसम दी कि किसी तरह अकेली दोबारा यहाँ मिलो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। उसने जल्दी से अपना फोन नंबर भी लिख लिया। इतने में मौसी जी मेरे करीब आ गई और हम दुकान से निकल गए। घर आकर मैंने भाई से मोनिका का जिक्र तक न किया। फिर एक दिन सहेली के यहाँ का कहकर दोबारा उसी जगह गई, क्योंकि मोनिका ने कसम दी थी और मैं भी उसके राज को जानना चाहती थी जो आधा अधूरा रह गया था। फोन पर बात करने के बाद जब वहां पहुंची तो वो पहले से ही वहां मौजूद थी। आज उसकी बेटी साथ न थी, लेकिन बेटे को साथ लाई थी।
कहने लगी, तुमको भगवान का वास्ता मोहित को मयंक के पास ले जाओ, मैं अपने पति से कह दूंगी कि गुम हो गया है। आखिर ऐसा क्यों आप अपने पास से इतने मासूम बच्चे को जुदा करना चाहती हैं? बस इसकी कोई वजह है। देखो ना, बच्चे तो अपने खानदान के चिराग होते हैं। जिस बाग का फूल हो उसी बाग में अच्छा लगता है। तुम खुद समझदार हो, और क्या कहूँ। बेशक मयंक भाई की औलाद नहीं है, लेकिन भाभी किसी और बच्चे को क्यों अपनाएगी, ये तो सोचिए। फिर ऐसा जुल्म क्यों करना चाहती हैं आप? आपका बच्चा क्या आपको याद नहीं करेगा? जरूर करेगा, लेकिन कुछ महीने बाद भूल जाएगा। तुम उसे सगी बुआ जैसा प्यार दोगी, मयंक का प्यार भी इसे मिल जाएगा, और मेरी मोहब्बत जो अभी तक मयंक के लिए मेरे दिल में जिंदा है, उसे सुकून मिलेगा। मोहित के जरिए ही सही मेरा संबंध मयंक से जुड़ा रहेगा। उफ मेरे भगवान, मैंने सोचा कि क्या कोई औरत मोहब्बत में इस कदर दीवानी हो सकती है कि वो अपने बच्चे को इस मोहब्बत के लिए कुर्बान कर दे। ये बस अपने महबूब से संबंध को जोड़ा रखने के लिए? हरगिज नहीं, ये मुमकिन ना होगा। तभी मैंने मोनिका से कहा, दीदी मोनिका, अभी मैं मोहित को नहीं ले जा सकती। जिस रोज भाभी मायके गई होगी तो आपको फोन कर दूंगी और फिर उसे घर ले आऊंगी। तब हम भाभी से बहाना भी कर सकते हैं कि हम इस बच्चे को गोद लेने के लिए किसी से लाए हैं। कह देंगे कि मयंक भाई के दोस्त से, जिसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही है। शायद इस वजह से भाभी मोहित को रखने पर राजी हो जाए। वो कुछ मायूस सी हो गई, लेकिन मैं उसके जज्बाती फैसले की खातिर कोई बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। डबडबाई आंखों से मोहित को बाय किया, जिसकी शक्ल इस वक्त मयंक भाई से मिलने लगी थी। तो मैं सोच रही थी कि कहीं संबंध बनाने के तौर पर ये मोनिका की कोई चाल तो नहीं है। मैंने घर आकर मयंक भाई को कोई बात न बताई, ये भी नहीं बताया कि मैं मोनिका से मिली हूँ या वो मुझसे मिली थी। मोहित के बारे में कुछ भी बताते हुए मेरे लब नहीं खुल रहे थे। एक बहन अपने भाई से ये बात कैसे कह सकती थी कि तुम्हारी आशिकाना मोहब्बत की कोई ऐसी निशानी भी इस दुनिया में मौजूद है कि जिसका तुमको पता भी नहीं है, या कि तुमने भी जिसका दीदार नहीं किया है। इसके बाद मोनिका के कई फोन आए, लेकिन मैंने उससे बात नहीं की और ना उससे मिलना चाहा। भला कैसे मैं अपनी भाभी की जिंदगी में कोई मुसीबत ला सकती थी? और मयंक भाई के दिल की भगवान जाने, क्या वो मोनिका को बुला चुके थे? क्या वो पुराना जख्म अभी तक ताजा था? जख्म मौजूद भी हो तो वक्त उस पर खुरुंड ले आता है। उस खुरुंड को छील देने से तो जख्म फिर से ताजा हो जाता है। बस भगवान बचाए ऐसी मुलाकातों से, जो गुजरे पल को याद दिलाती है। प्रार्थना करनी चाहिए कि पहले तो इंसान ऐसी गलतियों से दूर रहे, और अगर इंसान से खता हो भी जाए तो किसी की जिंदगी को बर्बादी से बचाने की खातिर इस खता पर पर्दा डाल दिया जाए, जिस पर खुद ऊपर वाले ने पर्दा डाल दिया हो। मोनिका ने जो मुझसे कहा उस पर पर्दा भी ऊपर वाले ने डाला था। तभी तो बदनामी के गड्ढे में गिरने से पहले उसकी शादी की सहनाई बज गई थी। और मयंक से शादी तो मोनिका का एक ख्वाब ही था। कहाँ हम गरीब लोग और कहाँ वो रईस घराना। मोनिका आज भी याद आती है तो मेरा दिल बहुत दुखता है, लेकिन अपने भतीजे मोहित को देखने को दिल करता है। आखिर वो खून है मेरे भाई का। लेकिन क्या करूं, ऐसा मुमकिन नहीं कि दोबारा मिल सकूं, क्योंकि ऐसा करने से मोनिका फिर यही कहती कि मोहित को ले जाओ। भला ये कैसे हो सकता था? कभी कभी दिल करता है भाई को सब बता दूं, शायद वो कोई ऐसा रास्ता निकाल ले कि मोहित को ले आए। लेकिन फिर शर्म आती है, कैसे कहूँ ये सब भाई से कि तुम्हारी एक नाजायज औलाद भी है जो कि मोनिका के पेट से हुई। और फिर ये भी डर है कि मोनिका कब तक मोहित से जुदा रहेगी। आखिर वो भी माँ है, कभी तो उसका भी दिल करेगा मिलने को। और फिर वही मुसीबत के भाई और मोनिका का आमना सामना होगा और कोई नई मुसीबत जन्म लेगी। बस इसीलिए ये राज अपने सीने में दफन कर लिया। लेकिन सबको ये जरूर कहूंगी कि भगवान के लिए ऐसी गलती ना किया करे कि जिसकी सजा भी बहुत भयानक हो। आज भी सोचती हूँ कि अगर इन दोनों की मोहब्बत का दुनिया को पता चल जाता तो माँ बाप तो जीने के लायक ही ना रहते। ये तो बस उस ईश्वर की कृपा थी कि उसने भाई की हुई हर गलती पर पर्दा डाल रखा है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कहानी भी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।